तो बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये एसएससी का पीवाईक्यू है। हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन एक पेपर में आया था। तो वो क्वेश्चन क्या था कि 277 और 323 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या गुणनफल आएगा, यानी उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो उसको निकालने का तरीका है कि या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आता है, और 21 का पिछले वाला अंक यानी यूनिट डिजिट होता है 1। तो देखो सब में ही 1 है, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो पेपर के अंदर। मल्टीप्लाई से बचना है तो डीएस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। डीएस मेथड कहता है कि सबको जोड़ दो, 7 और 2 9, काट दो, बच गया कितना 7, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि आपके पास में उधर डीएस कितना आया 8, 8 स्थान 56, 56 का डीएस 11, यानी 6 और 5 11, 11 को फिर जोड़ेंगे 2, यानी वो हमारा आंसर होगा जिसका डीएस 2 आ जाएगा। आइए देखते हैं कौन से वाले में आएगा। 8 और 1 9 को काट देंगे, उसके बाद में 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब होता है 10, और 10 का मतलब हो गया 1, इसका डीएस 1 आया है, ये आंसर नहीं है। 9 काट दो, 8 और 1 9 काट दो, 7 और 4 11, 11 का डीएस होता है 2, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि डीएस आपका क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और आप पढ़ रहे हो अपनी गणित बाई गिरिराज सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एसएससी के अंदर पूछे गए नंबर सिस्टम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में है, सदैव किससे विभाजित होंगे। तो वो कह रहे हैं पहले तो आप 6 अंकों की संख्या बनाओ। क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की संख्या बनाओ और वो क्रमागत प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या आपके कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको 4 ऑप्शन दिए, मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर है। नंबर है 5 2 3 4, 5 2 3 और 4। प्रश्न ये पूछा है कि ये जो प्राकृत संख्या आप लोगे वो सदैव यानी हमेशा, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, वो हमेशा किससे डिविजिबल रहेगी, किससे विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि 1 से शुरू होने वाली ही 6 अंकों की संख्या हो, क्या पता वो 2 से स्टार्ट होती हो। तो 2 के बाद में क्रमागत यानी लाइन से आने वाली संख्या होगी 2 3 4 5 6 7। क्या पता वो 3 से स्टार्ट होती हो तो 3 4 5 6 7 8। क्या पता 4 से स्टार्ट होती है तो 4 5 6 7 8 9। यानी मैं कुछ ऐसे नंबर लेता हूँ रैंडमली, हो सकता है वो नंबर 11 12 13 14 15 16 ये भी हो सकता है, बट नंबर तो रिपीट में एंड में वही नंबर आने, क्योंकि हमारे पास में टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है 10। अंक कितने होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। 10 अंक नहीं है, 10 संख्या होती है, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। अब मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पर मैं देखूँ कि 5 से डिविजिबल है तो 5 के भाड़ में 6 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, यानी 5 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसने कहा है कि सदैव विभाजित होगा। सदैव का मतलब है कि ये सारी संख्याएं जो हैं, जो भी यहाँ नंबर लूंगा ये 5 जो है सबको डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल हो गया। 7 के लिए अगर अपन देखें तो 7 पीछे है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो आप इसमें 2 की टेबल के अंदर 7 में आ जाए। भाई कहने का मतलब है कि आप इस 2 का डिवाइड देना चाहते हो तो पीछे 7 की वजह से 6 में तो डिवाइड जाएगा लेकिन 7 में नहीं जाएगा, 8 में तो 2 का डिवाइड जाएगा लेकिन 9 में नहीं जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 4 से भी नहीं होगा। 4 से क्यों नहीं होगा, भाई 4 का नियम है कि पीछे वाले जो 2 अंक होते हैं, 4 क्या होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, तो पीछे वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। बट यहाँ 56 अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो 67 नहीं हो रहा, इसका मतलब 4 भी नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट कर दिए, आंसर आ गया 3, तो 3 डिविजिबल रहेगा। 6 अंकों की संख्या अगर क्रमागत है तो उसमें 3 आपका डिविजिबल नंबर होगा, 3 के भाड़े में वो सारी संख्या आने वाली होगी। अगला प्रश्न करते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो क्लास को एक बार पीछे बैक करके 10-15 सेकंड वापस से उसको रिपीट करके देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा है 32 से लेकर 69 तक, 69 तक नंबर है आपके पास में, इसके बीच में प्राइम नंबर होते हैं। इसने कहा इसके बीच में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। आपको उस अभाज्य संख्या का x बार यानी कि एवरेज बताना है, औसत बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 32 से 69 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 32 के बाद में कौन आएगा, देखो 33 तो अभाज्य संख्या होती नहीं, तो पहले बता देता हूँ। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद के भाड़े में आती है, यानी कि उसका फैक्टर केवल 1 होता है या खुद वो होता है, बाकी और कोई फैक्टर उसका बन के आता नहीं है। अब जैसे 33, 34, 35, 36, 37 होगा, क्योंकि 37 केवल 37 की टेबल में आएगा और किसी की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद में 37, 38, 39, अब 39 जो है वो 13 की टेबल में आता है तो इसको नहीं लेंगे। और 40, 41 यस, 43 यस, 44, 45, 46, 49, 48, 49, 50। देखो इन सब के अंदर 47 मेरे को मिल रहा है,
क्योंकि 47 जो है वो केवल 47 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। उसके बाद में 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, इसमें आपको कौन सा मिल रहा है नंबर 53। अब ये 53 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आता है। हाँ 47 के बाद में 48 आएगा, 49 आएगा, 50 आएगा, 49 7 में आ जाएगा, 55 में आ जाएगा, 51 किस में आएगा 17 में, 52 किस में आएगा 26 में, 13 में, 53 नहीं आएगा। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 के बाद में 60 आएगा, 61। अच्छा इसने बोला है 69 तक जाना है, तो 61 के बाद में कौन आएगा 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो संख्या अभी तक कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। 67 के बाद में 68, यस डिविजिबल है वो 17 के टेबल में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 2 में भी आएगा। और 69 तो लेना ही नहीं, इसने कहा है बीच वाले लेने हैं, यानी कि 32 और 69 के बीच में। अब इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है, अगर आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए तो आप एवरेज निकालने का एक ही तरीका जानते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बट उस वाले तरीके से नहीं जाना। अभी देखो हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज 50 है और इस 50 से एवरेज निकालना सीखेंगे। मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, बट यहां पर आपको तरीका सीखना जरूरी है। ये 50 से 37 कितना कम है आप कहोगे 13, ये कितना कम है आप कहोगे 9, ये कितना कम है 7, ये कितना कम है 3, ये कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा है 9, ये कितना ज़्यादा है 50 से 11, ये कितना ज़्यादा है आप कहोगे 17। देखो -3 और +3 तो कट गया। अब इन सभी नंबर का नेट बैलेंस निकाल लो, नेट बैलेंस क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में आ गया 9 और 7 16, 16 और 13 29, माइनस का 29। अब माइनस के 29 के साथ में नेट बैलेंस प्लस का कितना आएगा 11 9 20, 20 10 30 37, प्लस का 37, प्लस वाला बड़ा है आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर कितना बच गया 7 और 1 8, यानी कि आपको 8 रुपए बांटने। अच्छा कितने लोगों में बांटने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों में 8 रुपए बांटने हैं। सबको कितना रुपया बढ़ जाएगा 1 रुपया। 1 रुपया किस में बढ़ेगा, उस नंबर में बढ़ेगा जो आपने एवरेज माना है। आपने एवरेज क्या माना 50, 50 और 1 51, आंसर आ गया 51, यानी 32 और 69 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का एवरेज कितना आएगा 51। अगला प्रश्न करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। ओके तो इसको पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद में नोट करना है। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 5 अंकों की आपको बतानी है सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, बट एक कंडीशन भी है। कंडीशन है कि वो डिविजिबल होनी चाहिए 526 से। देखो बहुत ही बढ़िया अप्रोच इस क्वेश्चन की आपको बताने वाला हूँ, सीधा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए और वो 526 के पहाड़े में आनी चाहिए। भाई आपको ये पता है कि अगर कोई संख्या किसी के पहाड़े में आ रही है यानी डिविजिबल है, मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी मैं कहता हूं कि 14 के पहाड़े में 2 आता है कि आप कहोगे या 7 बार में कितना बचा 0, 0 रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे 526 के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर पहले ढूंढ लेते हैं, कौन सा आएगा 5 अंकों का। अगर आपसे कहूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। यानी आप छोटी संख्या जब भी लेते हो तो वहाँ पर 0 की टर्म में आंसर आता है और बड़ी संख्या में 9 की टर्म में आंसर आता है। ऐसे में आपसे कहूँ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो आप कहोगे सर 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो आप कहोगे 999 है। अगर मैं इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाऊँ और मैं आपसे पूछूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो 10,000 होती है, क्योंकि 10,000 के अंदर कितने अंक हैं 5 हैं, 0 की टर्म में है, और बड़ी संख्या कैसे आएगी तो वो 9 की टर्म में आएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस 10,000 के अंदर 526 का भाग देने की कोशिश करता हूं और ये देखता हूं कि मैं इसके नज़दीक कितना जा सकता हूं। अब आप थोड़ा ध्यान दो, काश ये 500 नहीं हो, क्या काश ये 526 ना हो के 500 होता, तो 500 का डबल करने पर 1000 आता है। 500 का डबल करने पर, डबल यानी कि 2 से गुणा करने पर कितना आता है 1000, पीछे क्या बच गया 0। यानी क्या अगर मैं इस 526 को 20 से गुणा कर दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। अब 526 को 20 से गुणा करना है तो 10,000 बनाना है, तो 10,000 बनेगा कैसे 500 इंटू 20 से, लेकिन मेरे पास में 500 नहीं है 526 है, यानी आप ऊपर वाले 26 की भी गुणा किससे कर दो 20 से। 26 दूनी कितना होता है 52, पीछे क्या लग जाएगा 0, यानी आपके पास में नंबर क्या आया 520। आंसर 520 नहीं है, इस नंबर को इसमें जोड़ दो, आंसर आएगा 10,520। अब आपसे कोई पूछे कि 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या जो 526 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा 10,520, 10,520, ये इसका आंसर रहेगा। तो इस अप्रोच से इसको करना है, लॉन्ग मेथड से जाना नहीं है, पेपर के अंदर डिवाइड देके देख लेना। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, आपको अलग अलग छोटी छोटी संख्याएं दी हैं, जैसे कि 2 3 5 6, 2 3 5 6 9 और फिर दिया 18।
तो इसने कहा है कि आपको इन सभी से विभाजित होने वाली एक संख्या निकालनी है। भैया आपको ऐसा करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है ऊपर की तरफ जो इन सभी से डिविजिबल हो और अपने आप में वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। अब ये पता करना है, तो इसके लिए ऑप्शन मैं रख देता हूँ 36, 900 और उसके बाद में 300, ठीक है, और 676। ये मैं 4 ऑप्शन आपके लिए रख देता हूँ। अब आपका क्या आंसर आएगा देखिए, ऑप्शन कुछ भी सेट करते हैं, मैं तो सीधा आंसर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको ऑप्शन से नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच को सीखना है। अब अप्रोच क्या रहेगी, देखो ऐसा है, जब भी ऐसे इतने सारे नंबर दें और इन सभी का कंबाइंड डिवाइड देना हो किसी नंबर के अंदर, वो नंबर होना चाहिए पूर्ण वर्ग, तो ऐसे में वो सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो लीस्ट है, सबसे कम है, कॉमन है यानी सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, और वो मल्टीपल है यानी पहाड़े में आने वाला है। तो भैया हमें ऐसे ही तो नंबर ढूंढना है जो 2 के पहाड़े में भी आ जाए, 3 में भी आ जाए, 5 में भी आ जाए, 6 में भी आ जाए, 9 में भी आ जाए और 18 में भी आ जाए, और वो एक अपने आप में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग देखो 36 भी है, 900 भी है, 676 भी है, 300 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहला तो ऐसा है कि 300 को उड़ा दो, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, 300 तो है नहीं। लेकिन मान लो एग्जामिनर खेल जाए और यहाँ पर 625 लिख दे, तो अपने एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग सारे के सारे पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर जो किसी का पूरा पूरा स्क्वायर बनता हो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, इसमें फैक्टर निकालो, इसके अंदर जो छुपे हैं वो भी, 2 यहाँ पर आया हुआ है, 2 इधर भी आया हुआ है देखो, और 2 इधर भी आया हुआ है, तो 2 को एक बार देख लो, एक बार, क्योंकि 2 यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ 2 × 3 और इसको मैं लिख दूँ 2 × 9 और 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है भाई, आपके पास में 2 आ गए एक बार। अब मैं 3 लिखने की कोशिश करता हूँ, तो 3 का मैक्सिमम कितना लिख सकता हूँ, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, एलसीएम कितना है, हमेशा बड़ी पावर को लिया जाता है। तो आप पावर 1 को लोगे कि 2 को लोगे, आप 2 को लोगे, यानी कि आपको हमेशा एलसीएम में बड़ी पावर को लेना होता है। फिर आता है 5, देखो 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यानी आपके पास में ये नंबर आ गया, और ये नंबर कितना है भाई, ये नंबर हो गया 5 × 2 10, 10 × 9 90, आंसर 90 आ रहा है। लेकिन ये आंसर यहाँ पर तो है ही नहीं, ऐसे आंसर नहीं आएगा भाई। ऐसा इसने कहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये तो वो नंबर है जो डिविजिबल होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना है, इनके साथ में इनकी पेयरिंग कर देनी है। देखो 3 के पास में 2 लोग हैं, 3 के पास में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 की जोड़ी बन गई, बेचारा 5 और 2 तो ऐसे ही बैठा है, तो 5 और 2 की जोड़ी बना दो। अगर मैं 5 की जोड़ी बना दूं और 2 की जोड़ी बना दूं, अब ये नंबर कितना हो गया, तो आपके पास में ये नंबर आ गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 100 का 100, 100 × 9 900, आंसर कितना आएगा 900। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करना है, जब भी इतने सारे नंबर दे दें और किसी एक के बारे में पूछे तो एलसीएम निकालो, फटाक से आंसर आ जाएगा। एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है कि आप पेपर के अंदर ऐसे एलसीएम निकाल रहे हो, ये तरीका नहीं करना है आपको। एलसीएम निकालना है दिमाग के अंदर, कोशिश यही करनी है कि दिमाग में आंसर आ जाए। 5 क्वेश्चन हो गए, अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा कि आप उसे ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है वो समझ लो भैया, आपको ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इस बार, ठीक है, चलो दे ही देता हूँ। ऑप्शन है 150, 250, 259, 359। प्रश्न सुन लो पहले। प्रश्न इसने कहा है कि 6 की घात 25, 6 की घात 26, 6 की घात 27 और 6 की घात 28 को किससे विभाजित कर सकते हैं। यानी कि अपन ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल रहेगा इसके लिए, यानी कि अगर मैं मान लो कि 6 की घात 25 निकाल लूँ और ऐसे करके सारे नंबर निकाल के जोड़ के एक नया नंबर बनाऊँ, बहुत बड़ा आएगा, क्या मुझे यहाँ पर पता लग सकता है जोड़ने के बाद में कि ये नंबर जो इतना बड़ा आएगा ये इन चारों में से किसके लिए डिविजिबल रहेगा। यानी कि 359 के बारे में आएगा क्या, 259 में आएगा क्या, 250 में आएगा क्या, 150 में आएगा क्या, हमें ये पता करना है। तो 1 मिनट का पॉज लेकर जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा, आई होप। नहीं किया है तो देखिए इसको किस तरीके से करना होता है। भाई ऐसा है कि यहाँ पर सबसे छोटी पावर 25 है, कॉमन ले लो। बहुत भीड़ हो रही है, गर्मी लग रही है बहुत, एक काम करते हैं भीड़ को हल्का करते हैं, इतनी सारे नंबर्स हैं, छोटा करने का तरीका है कॉमन ले लो। भाई ऐसा है कि 25 में से 25 कॉमन ले लिया तो 0 बचा, है ना, यहाँ पर प्लस का निशान। 26 में से 25 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 27 में से 25 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और 28 में से 25 कॉमन ले लिया तो 3 बचा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूँ कि 12 जो है वो 2 × x है, तो मैं आपसे पूछता हूँ x निकालने का तरीका क्या है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, भाग दे दो। यानी यहाँ वाला नंबर इसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 12 जो है, ये 12 की जगह यहाँ पर मैं 12 के साथ में 3 ले लेता हूँ, चलो 3 नहीं तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। अब देखो
भाई मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि x की जगह पर क्या आ सकता है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 4 से 12 3 बार, यानी कि 4 और x यानी कि 3, इन दोनों का मल्टीपल करने पर आपके पास में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 12। ये सेम कहानी यहाँ पर लगने वाली, देखो एक बार 6 की घात 25 इंटू, अब मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा नंबर है और ये नंबर जो है इनमें से किससे डिविजिबल रहेगा, तो वो जो नंबर आंसर आएगा वो इनमें आएगा, यानी इनमें से जो भी ऑप्शन है वो इसमें सेट बैठेगा, क्योंकि इसने डिविजिबल वाला पूछा है। भाई मैंने 4 इंटू 3 लिखा, तो वो जो 12 आ रहा है इस 12 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि 3, ये छुपा हुआ नहीं है क्या, एकदम छुपा हुआ है, यानी इधर 4 और इधर 2 इंटू 2 है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। निकालने का तरीका देखिए, 6 की घात 0 कितना होता है 1, 6 की घात 1 कितना होता है 6, 6 की घात 2 कितना होता है 36, 6 की घात 3 कितना होता है 216, सबको जोड़ दो, ये 18 और 1 19 का 1 3 2 5 259 आंसर आएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आया 6 की घात 25 इंटू 259। अब आपसे को पूछे कि ये इतना बड़ा नंबर है किससे डिविजिबल है, भाई ये इससे भी है और इससे भी है। अब अपने को ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन क्या दिया है 259, तो इसका आंसर क्या आएगा 259, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन होगा। लगभग 10 प्रश्नों को आज अपन करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, किसने कहा है 484 के सभी भाजकों का योग बताइए। इसका ये कहना है कि 484 के सभी भाजकों का योग बताइए, और वो योग भाजकों का कौन सा वाला होना चाहिए, वो भाजक होने चाहिए जो पूर्ण वर्ग है, सभी नहीं, केवल पूर्ण वर्ग वाले। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि 484 जो है वो किस किस के नंबर के पहाड़े में आ जाएगा, और ये पता करने के लिए 484 के टुकड़े करने पड़ेंगे। एग्जामिनर बहुत उस्ताद आदमी होता है, उसको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है ताकि बच्चा आंसर भी निकाल ले, और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो वो फंस भी जाए। तो इसको करने का तरीका इतना ही है कि 484 आपको पता है कि 22 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 484 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है, और 22 को लिख सकता हूँ 22 इंटू 22। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं 22 इंटू 22 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 11 और 2 इंटू 11, और 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर 11, 2 बार आया तो 11 का स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर मैं इसके आगे 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो 484 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब इसने कहा है कि हमें वो संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 2 का वर्ग कितना होता है आप कहोगे 4। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 25 किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे सर 5 में आता है, 25 25 में आता है, 1 में आता है। कोई संख्या किसी के पहाड़े में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई नंबर किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ये पता करने के लिए उस नंबर को भी खुद को भी लिया जाता है। बेचारे 484 को ले ही नहीं रहे हो, 484 भी तो खुद की टेबल में आता है ना, 1 1 की टेबल में आता है, 5 5 की टेबल में आता है। तो इसीलिए 484 को भूलना नहीं है। अब जोड़ दो, 4 और 4 8 तो 10, 8 2 10 रहेगी 11, आंसर कितना आ गया 610। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 610, यानी कि 484 के सभी भाजकों का जो कि पूर्ण वर्ग है उनको योग यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 610। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसा है कि यदि आपसे मैं ये कहूँ कि 5 की घात 3 है, 5 की घात कितनी है 3 है, और इसके अंदर आप 5 की घात 3 है, इसके अंदर आपको 5 का भाग लेना है, तो आप कहोगे सर आसान है, 125 लिखा है 5 का भाग दे दो, तो आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास में आंसर 25 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास में इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आ गया 0। लेकिन अगर मैं 5 की घात 3 की जगह 3 की घात 3 कर दूँ तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब कहानी देखो क्या बनेगी, तो 5 की घात 3 की जगह 3 की घात 3 कर दी मैंने, 3 की घात 3 होता है 27, और 27 में जब 5 का भाग दूंगा तो 25 आएगा। कितनी बार में 5 बार में, रिमाइंडर कितना बच गया 2, यानी मैं सीधा यहाँ से भी 2 आंसर निकाल सकता हूँ, यानी यहाँ से रिमाइंडर आ सकता है। अब ये रिमाइंडर तभी आएगा जब यहाँ वाला नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 3 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 भाग देना है 5 का। अब रिमाइंडर कितना आएगा, अब देखो रिमाइंडर कैसे निकालना है, पहले इसका रिमाइंडर निकाल लो, फिर इसका रिमाइंडर निकाल लो और दोनों को जोड़ लो, वही फाइनल रिमाइंडर होगा।
मैं पूछ रहा हूँ कि 2 की घात 3 प्लस 2 की 3 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 में आपको 5 का भाग देना है और बताना रिमाइंडर कितना आएगा। तो 3 की घात 3 वाले यानी कि आपके पास में कितना आया था 25, कितना बच गया था यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया था, यानी यहाँ रिमाइंडर आपके पास में 2 बच गया। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 5 के बारे में 8 नहीं आता, 5 के बारे में 5 आता है, 3 बच गया, यानी यहाँ इस वाले एरिया में रिमाइंडर आपके पास में कितना बच गया 3। 2 रिमाइंडर बच गया और यहाँ रिमाइंडर 3 बच गया, 3 और 2 टोटल रिमाइंडर कितना बच गया 5। भाग किसका देना है 5 का। रिमाइंडर तभी बचेगा जब रिमाइंडर जिसका डिवाइड दिया जा रहा है उससे छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड आप किसका दे रहे हो 5 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 5 से 5 काटेंगे कितनी बार 1 बार। अब 1 का मतलब ये नहीं कि इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो आपके पास में इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए 8 की पावर 8 प्लस 6 और आपको इसके अंदर डिवाइड दिया जा रहा है 7 का, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ अब रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारे पास में ये जो नंबर है ना इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं भाई। 8 की घात 8 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि इसको आगे भी लिख सकता हूं मैं, और फिर मैं सब में डिवाइड दूं, तो आप कहोगे सर 7 के बारे में 7 आता है लेकिन 8 नहीं आता, तो 1 बच जाएगा, फिर 1 यहाँ पर भी बच जाएगा, फिर 1 यहाँ बच जाएगा, फिर 1 यहाँ बच जाएगा। तो ये 1 कितनी बार बचेगा, ये 1 8 बार बचेगा। यानी आपके पास में इस नंबर में भाग देने पर, इस नंबर में भाग देने पर 1 तो बचेगा, लेकिन वो कितनी बार बचेगा 8 बार। फिर क्या बचेगा 6। भाग किसका देना है 7 का। क्वेश्चन में पूछा क्या है रिमाइंडर बताओ। तो 1 की पावर 8 करूं या 8000 करूं, आंसर 1 आना है, प्लस 6 अपॉन में 7। 6 अरे कितना होता है 7, 7 में 7 का भाग दिया 1, ये एक रिमाइंडर नहीं है भाई। आप किसी संख्या में वापस उसी का भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो 7 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से डील करना है आपको। अगर आप डिवाइड दोगे तो पूरा डिवाइड गया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो चीज़ सीखी है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 265 इसकी पावर है 4081 देन प्लस 9, और आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। मैं ऐसा लिख देता हूं, आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 266 से, और आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन में आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या आप ऐसे करने जाओगे पेपर में कि 265 की 4081 में मल्टीप्लाई करते हुए पावर को सॉल्व करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पेपर के अंदर तो 60 मिनट का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं एसएससी के अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तरीका क्या हो सकता है, आपको पता है कि अगर मैं 4 में 5 का भाग देने जाऊँ तो पॉइंटों में आएगा, और यहाँ पर पॉइंटों में लाने का भी स्कोप नहीं है। तो थोड़ा ये सोचो कि अगर मैं 5 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 से नीचे भी तो जा सकता है, रिमाइंडर माइनस में भी तो आ सकता है। अगर मैं 4 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर -1 आएगा, है ना। अगर मैं 3 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर -2 आएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो बढ़िया बात है, नहीं आई है तो इसको अपन बेसिक क्लास के अंदर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको बताएं कि 266 और 265 में भाग देने वाली संख्या बड़ी है, जिसके अंदर भाग देना है वो छोटी है, यानी आपके पास में यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि यहाँ से ये नंबर जो है 1 का गैप लेके बैठा है। ऊपर क्या आ गया 4081, इसको वापस लिख दो। फिर ऊपर क्या आ गया 9, और इसमें भाग किसका देना है आपको 266 का देते हैं भाग, आपको 266 का भाग देना है। भाई मैंने आपको कहा था कि डिवाइड देने के बाद में आपको ऊपर वाले नंबर जो है वही आपका रिमाइंडर का काम करता है, नीचे वाला का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि अपन ने डिवाइड तो दे दिया। डिवाइड देने पे इस वाले सेक्शन में हमारे पास में कितना बचा -1, यहाँ पर तो डिवाइड देना ही नहीं है, क्योंकि 266 बहुत बड़ा नंबर है, 9 छोटा है। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, कोई संख्या माइनस में हो और उसके ऊपर पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आता है, और कोई संख्या वापस ऑड नंबर में है यानी कि विषम संख्या है और विषम संख्या है तो वापस माइनस आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको ये बात पता चल गई कि 4081 एक विषम संख्या है, और इस विषम संख्या का खेल ये है कि 1 की घात 4 हो या 4000 हो या 4081 हो, आना वापस 1 है। बट यहाँ पर क्या लगाया हुआ माइनस, ऊपर क्या है ऑड, वापस क्या आएगा, इसमें से 9 सॉल्व कर दो, 9 में से 8, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा 8। ऐसे करना ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखो देखने में नंबर बहुत बड़ा लग रहा है 265 की घात 4081, बट पेपर के अंदर अप्रोच आपकी अलग होती है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि उसका क्या आंसर आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। इसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है।
सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या के लिए आपको हिंट ये दी है कि वहाँ छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 148109326 में से घटाने पर वह 8 से विभाजित होती है। प्रश्न है वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इसमें से घटाने पर 8 से विभाजित हो जाए। कहानी समझ लो पहले, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सभी देना। भाई नंबर आपके सामने ये है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मान लो x है, लिए x लिख दिया मैंने। स्मॉलेस्ट नंबर x है, माइनस करने पर कुछ ना कुछ आएगा और वो कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो 8 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित, यानी ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आपको ये वाला नंबर निकालना है, यदि निकाल पाओगे तो बढ़िया है, वरना अगली क्लास के अंदर आप इस क्वेश्चन को मेरे द्वारा समझोगे कि इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। बट यहाँ पर हिंट के तौर पे बता देता हूँ, ये 8 जो है हमारा काम करेगा, क्योंकि आपको पता है 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब होता है कि पावर में जितने अंक है उतने ही अंक पीछे वाले डिविजिबल होते हैं। अब ये जो मैंने बोला है, जिसे पता है क्लास में, जिसने ध्यान दिया है वो इसको कर लेगा, अदरवाइज मैं इसको अगली क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं, जिसके अंदर जीके का सेक्शन भी है, तो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपने मिस कर दी तो फिर आगे जब आप आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आज वाली क्लासेस को देख लेना और अपने गणित भाई गिरिराज सर के साथ में जुड़े रहना। धन्यवाद।